नमस्कार साथियों, उपासना ईएस में आप सभी का स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 2 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, बी भारत की न्यायपालिका, सी भारत की संसद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी भारत की न्यायपालिका। अगला सवाल है आज के सेशन का सवाल नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा से वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का के परिणाम था या थे? पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मानक की स्थापना, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन है केवल 3, दूसरा है केवल 1 और 2, और सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना, और ये दोनों गलत हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू समृद्धि दर से आशय है? ए ऑप्शन है वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र समृद्धि दर, दूसरा है वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व या पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि की मंद दर, सी ऑप्शन है विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता मानने वाली समृद्धि की काल्पनिक दर से, डी है अपने प्राकृतिक संसाधन आधार को बनाए रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिकतम संभव समृद्धि दर से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि की मंद दर से। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन से संबंधित समिति है? ए ऑप्शन उर्जित पटेल समिति, बी के सारस्वत समिति, सी पीजे नायक समिति, डी नरसिम्हन समिति। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी पीजे नायक समिति। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। पुनर्विचार याचिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है? पहला कथन है केवल वही व्यक्ति पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है जो उक्त मामले में पक्षकार हो, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने के लिए संविधान द्वारा बाध्य है। तो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन गलत हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इनर लाइन परमिट के बारे में कौन सा से कथन सही है यह बताना है। पहला है ये संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, दूसरा है इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के आधार पर लागू किया गया था। आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, और सी है 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हेलसिंकी समझौता या हेलसिंकी एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अंटार्कटिक संधि प्रणाली से, बी यूएसए की जीएसपी प्रणाली से, और सी परमाणु अप्रसार संधि से, और डी यूरोप में सुरक्षा और सहयोग से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी यूरोप में सुरक्षा और सहयोग से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। टोबिन कर का उद्देश्य है? ए ऑप्शन महिलाओं द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों पर लगने वाले कर से, बी विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना, सी एकाधिकार करों के बोझ को समाप्त करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म संबंधित है?
ए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से, बी प्रत्यक्ष कर विभाग से, सी सार्वजनिक साख पंजीयन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी जीएसटी से। आपको पता होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदते हैं जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है तो आपको जीएसटी चुकाना होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदते हैं जो जीएसटी में पंजीकृत है तो वही व्यक्ति जीएसटी टैक्स चुकाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? पहला है म्यांमार, दूसरा है चीन, तीसरा है लाओस और चौथा है वियतनाम और पांचवा कंबोडिया। तो आपको इनका सही उत्तर बताना है। पहला है 1 और 2 यानी म्यांमार और चीन से, और बी है 1, 3 और 5 यानी म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से, सी है 1 और 4 यानी म्यांमार और वियतनाम से, और डी है यानी सभी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी इन सभी देशों से होकर मेकांग नदी गुजरती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इधर सैन्य अभ्यास का नाम दे रखा है और इधर देश रखा है जिन देशों के बीच ये आयोजित किया जाता है। पहला है मालाबार, ये भारत और जापान और अमेरिका के बीच किया जाता है। दूसरा है इक्यूबेरिन, ये भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। तीसरा है सूर्यकिरण, इसका आयोजन भारत और नेपाल के बीच होता है। आपको इसका सही सुमेल बताना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी सभी दिए गए सुमेल सुमेलित हैं। ये आपको एक और बात याद रखनी है। आपको हाल ही में जो मालाबार अभ्यास है इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सवाल नंबर 11। ब्राज़ील घोषणा संबंधित है यानी ब्राज़ील डिक्लेरेशन संबंधित है, आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है कोरियाई द्वीप को परमाणु विहीन बनाने से, बी ऑप्शन है पीटलैंड पारितंत्र से, सी सड़क सुरक्षा से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी पीटलैंड पारितंत्र से। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है MPLAD यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसमें कथन सही नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। दूसरा है इसके तहत सांसद 5 करोड़ रुपए तक की राशि की सिफारिश कर सकते हैं। तीसरा यानी सी ऑप्शन है ये निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सांसदों के लिए है। डी इसकी शुरुआत 1993-1994 में हुई थी। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।